Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है और इस वीडियो में हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं और प्रोनाउंस का आज का टॉपिक है सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूसेज। यह वीडियो प्रोनाउंस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसमें हम रूल 30 से 39 तक के रूल्स को पढ़ेंगे। पहला रूल 30 से हम स्टार्ट करते हैं। सच और एज। एज इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर सच, द सेम और एज। यानी सच, द सेम और एज के बाद हमेशा ही एज का प्रयोग किया जाता है। यह इस में नियम में हमें बताया जा रहा है कि सच के बाद हमेशा सच के बाद, या दी सेम आया हुआ है तो दी सेम के बाद, और एज आया हुआ है तो एज के बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है। जैसे हिज बिहेवियर वॉज सच एज वॉज वेल एक्सपेक्टेड। यानी उसका बिहेवियर ऐसा था जैसा कि सोचा गया था। ऐसा जैसा, इसकी हिंदी होती है ऐसा जैसा। तो एज का मतलब जैसा होता है, सच का मतलब ऐसा या वैसा होता है। हिज बिहेवियर वॉज सच एज वॉज वेल एक्सपेक्टेड। यानी जैसा सोचा गया था उसका बिहेवियर वैसा ही था। His problem was such as could not be easily solved। उसकी प्रॉब्लम वैसी ही थी जैसी आराम से सॉल्व नहीं की जा सकती थी। His problem was such, उसकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी या ऐसी ही थी या वैसी ही थी। As could not be easily solved, यानी जो आराम से या जैसी आराम से सॉल्व नहीं की जा सकती थी। My difficulty is the same as yours। तो यहाँ द सेम है। My difficulty is the same यानी मेरी डिफिकल्टी समान रूप से वैसी ही है as yours, यानी जैसी तुम्हारी है। तो यहाँ द सेम का मतलब भी जैसा वैसा होता है। This is as good as that। तो यहाँ पर this is as good या उतना ही अच्छा या अच्छी है as that, जितना कि वह है। तो उतना जितना के अर्थ में यहाँ भी एज और एज का प्रयोग होता है। दिस इज एज गुड एज दैट, यानी यह उतनी ही अच्छी है जितनी की वह है। रूल 31 हु एंड विच एज कनेक्टिव्स। हु और विच का प्रयोग कनेक्टिव्स के रूप में भी। कनेक्टिव्स मतलब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, या कंजंक्शन भी कह सकते हैं, कंजंक्शन के रूप में भी होता है। Sometimes who and which can be used as connectives। connectives मतलब जोड़ने वाले। तो जोड़ने वाले के रूप में भी who और which का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे I met my friend, ये एक सेंटेंस हो गया। and my friend gave me this advice, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और इसको हमने my friend gave me this advice की जगह हमने my friend की जगह हमने किससे जोड़ दिया, who से जोड़ दिया। तो पूरा सेंटेंस एक हो गया। I met my friend who gave me this advice। तो who से ही हमने जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर ये कनेक्टिव हो गया। हालांकि इसको कंजंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन इसलिए चूंकि जोड़ रहा है तो हम इसको एज कनेक्टिव या कनेक्टिव कह सकते हैं। I met my friend and he gave me this advice। तो यह who का मतलब and ही होता है, लेकिन हम इसको कंजंक्शन नहीं कहेंगे। सिर्फ ये है कि हम कनेक्टिव की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, ये हम मानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज I have bought a dictionary which helps me a lot। तो यहाँ which का मतलब क्या है, and it helps me a lot। I have bought a dictionary, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी है। which helps me a lot, जो कि मेरी बहुत मदद करती है। so and it helps me a lot। तो यहाँ भी क्या है, I have bought a dictionary, this is one sentence, and it helps me a lot ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और and it helps me की जगह यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं this dictionary helps me a lot। तो this dictionary helps me a lot ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन दिस डिक्शनरी को हटा करके हमने क्या लिख दिया, which लिख दिया, जिसका मतलब है एंड इट। एंड ये एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से which और who यहाँ कनेक्टिव का काम भी करते हैं। और जो हिंदी में कहेंगे और जो,
मेरी मदद करती है। रूल 32, विच इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस। रिस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड का सेंस का मतलब है कि जिस पर कुछ पाबंदियां लगी हो। मतलब रिस्ट्रिक्टेड सेंस का मतलब है कि चलिए अभी समझाते हैं। इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस चॉइस विच कैन बी यूज्ड बोथ फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। थिंग्स मतलब रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर हिंदी तो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है शब्द क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे समझिए कि आपके पास में मतलब आपको 4 चीजें दिखा करके पूछा जाता है कि इसमें से बताओ आपकी कौन सी। जैसे 4 बुक्स आपको दिखाई, 4 बुक्स आपको दी जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि इनमें से बताओ आपकी बुक कौन सी है। या 4 लोगों की तरफ इशारा किया जाता है और या दिखाया जाता है आपको और कहा जाता है कि बताओ इनमें से आपके भाई या आपके पिताजी कौन से हैं। या 4 स्त्रियों की तरफ इशारा किया जाता है, वहां 4 ही है, यानी 4 में से ही आपको बताना है कि आप उसमें से आपकी मां कौन सी है। तो इस तरह से उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड सेंस। जहां रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मतलब जहां आपको ये छूट हो कि कितनी भी हो और मतलब बहुत सारी हो और उनमें से कोई भी चुनाव करने का आपको अधिकार हो, तो वहां रिस्ट्रिक्टेड सेंस नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब कोई वक्ता अपने तरफ से कोई आपको ऑप्शन देता है और फिर कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा है, तो हम उसी को हम रिस्ट्रिक्टेड सेंस कहते हैं। तो यहाँ विच ऑफ दैम इज योर फादर, हियर चॉइस इज लिमिटेड विद इन दैम। यानी कि ये जो दैम हम कह रहे हैं, यहाँ 2 3 4 लोग हैं और ये जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 2 3 4 जितने भी लोग बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं या 4 बैठे, इन्हीं में से आपको चूज करके बताना है कि आपके फादर कौन से हैं। तो विच ऑफ दैम इज योर फादर, अगर नहीं है तो आप बता देंगे नन ऑफ दैम इज माई फादर इन दैम, या नो वन इज माई फादर इन दैम, या नन ऑफ दैम इज माई फादर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन बताएंगे आप उन्हीं में से, तो इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड चॉइस। तो हियर चॉइस इज लिमिटेड विद इन दैम, यानी उन्हीं में से आपको चॉइस अपनी बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेंटेंस इज विच बिटवीन दीज बुक्स इज बेटर। मतलब इन बुक्स में से कौन सी बेटर है, दिस वन और दैट। तो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड चॉइस है। हियर अगेन ये भी आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है। हियर अगेन चॉइस इज लिमिटेड विद इन दिस वन और दैट, यानी इस वाली और उस वाली के बीच में आपकी चॉइस है, इन्हीं में से आपको अपनी कोई चॉइस चूज करनी है। तो इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में विच का प्रयोग इस तरह से होता है, विच ऑफ दैम इज योर फादर, यानी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हमेशा विच का प्रयोग होता है। यह बात यहाँ पर नोट करने लायक है। रूल नंबर 33, द सेम डॉट दैट या फिर एज यहां लगाया जाता है। इफ इन अ सर्टन सेंस द सेम कम्स बिफोर अ नाउन, अगर किसी यहां पर कोई नाउन आता है, नाउन से पहले द सेम आता है, द सेम नाउन इज सजेस्टेड बाय एज और दैट इन द फॉलोइंग क्लॉज। तो फिर से देखिए, इफ इन अ सर्टन सेंटेंस द सेम कम्स बिफोर अ नाउन, अगर किसी नाउन से पहले द सेम आता है, कम्स बिफोर अ नाउन, द सेम नाउन इज सजेस्टेड, तो वही सेम नाउन सजेस्ट किया जाता है बाय एज और दैट इन द फॉलोइंग क्लॉजेस, मतलब बाद में आने वाली क्लॉज में उसी नाउन को दोबारा से सजेस्ट किया जाता है। बट इफ इन द फॉलोइंग क्लॉज, लेकिन अगर फॉलो करने वाली या आगे आने वाली क्लॉज में द वर्ब इज अंडरस्टूड, लेकिन वर्ब अंडरस्टूड हो मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड, यानी एक्सप्रेस न की गई हो, यानी कि हिडन हो, ओनली एज विल बी यूज्ड नॉट दैट। लेकिन अगर वर्ब हिडन हो मीन्स अंडरस्टूड हो तो फिर केवल एज यूज किया जाएगा, दैट यूज नहीं किया जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, द सेम के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसी नाउन को सजेस्ट करने के लिए बाद में एज या फिर दैट दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर उसमें वर्ब अंडरस्टूड हो या एक्सप्रेस न की गई हो, दोनों का अर्थ एक ही है, यानी छिपी हुई हो, वर्ब न हो, तब फिर केवल एज का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक, तो यहां पर क्या है, आई बॉट, यहां वर्ब आ रही है, तो जब वर्ब आ रही है यहाँ पे आई बॉट वर्ब आ रही है, तो यह एज आई बॉट लास्ट ईयर या दैट आई बॉट लास्ट ईयर दोनों ही यहाँ पर
यूजफुल हैं, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। ही इज द सेम मैन एज या दैट केम दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर केम वर्ब इज कमिंग, वर्ब आ रही है, इसलिए एज और दैट दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन दिस इज द सेम वॉच एज योर्स, तो यहां पर वर्ब नहीं है, जैसे केम और बॉट आई है वर्ब, वैसे यहां पर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए दैट योर्स न कह करके हम यहाँ एज योर्स ही केवल कहेंगे। दिस इज द रूल, यानी कि द सेम के साथ दैट भी यूज किया जाता है और एज भी यूज किया जाता है सेम नाउन को रिपीट करने या सजेस्ट करने या दिखाने के लिए। लेकिन अगर आगे वर्ब न हो और वर्ब अंडरस्टूड हो तो फिर एज ही यूज होता है, दैट यूज नहीं होता है। रूल 34, हु इन दी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये पहले भी पॉइंट में आया हुआ था इन दी बिगिनिंग, तो हु को हम हमेशा एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब है कि जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखा जाता है तो उसको हम वर्ब के बाद आने वाले शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस फॉर्म में वह शब्द लिखा जाता है उस फॉर्म को हम, या जिस स्वरूप में वह शब्द लिखा जाता है वहां पर उस स्वरूप को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो स्ट्रिक्टली फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हु इज यूज्ड इन द नॉमिनेटिव फॉर्म, ये बिगिनिंग में भी कहा जा चुका है। वैसे तो हु का प्रयोग तो हम नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, एंड होम इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी वर्ब के बाद करते हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। बट नाउ अडेज, लेकिन आजकल स्पेशली इन कॉन्वर्सेशनल, लेकिन स्पेशली इन कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, बातचीत करने की भाषा में, हु इज बीइंग यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन प्लेस ऑफ होम, होम की जगह हु का भी यूज हो रहा है आजकल बोलचाल की भाषा में। और अदरवाइज हु और हुम आर बोथ omitted फ्रॉम देयर ऑब्जेक्टिव प्लेस, या फिर हु और हुम दोनों को ही कई बार अमिट भी कर दिया जाता है यानी छोड़ भी दिया जाता है ऑब्जेक्टिव प्लेस से। हु डिड यू टॉक टू, ऐसे भी, मतलब ये जो हु है ये वास्तव में टॉक टू यानी प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो यह होम होना चाहिए, लेकिन कैजुअली इसको भी बोला जाता है, आजकल बोलचाल की भाषा में चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हु डिड यू हेल्प, तो ये भी हेल्प का ऑब्जेक्ट है हो, चूंकि सब्जेक्ट तो यू है, इसमें भी सब्जेक्ट तो यू है, तो ये क्या है, हु यहाँ पर हेल्प का और टू के ऑब्जेक्ट्स हैं ये, और ऑब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर होम न लिख करके हु लिखा हुआ है, तो ये भी आजकल चल रहा है, इस ओर इशारा करने के लिए ही यह रूल यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से माई ब्रदर हु यू वॉन्टेड टू टॉक टू इज हियर, तो यहां भी होना तो होम यू वांटेड टू टॉक टू होना चाहिए, इज हियर, लेकिन यह होम की जगह हो लिखा हुआ है। या फिर यहां पर देखिए यू से पहले इसको यहां पर देखिए यहां से खत्म किया गया, माई ब्रदर यू वांटेड टू टॉक टू इज हियर, तो यहां से हु या होम दोनों में से किसी को ही खत्म करके बिना हु या होम के भी ये सेंटेंस लिखा गया, माई ब्रदर यू वांटेड टू टॉक टू इज हियर। इसी तरह से हियर इज माई फ्रेंड हु यू वांटेड टू मीट, और यहां से हु को खत्म करके हियर इज माई फ्रेंड यू वांटेड टू मीट, दोनों का ही सेंस सही है, बोलचाल के लिए सही है, लेकिन जब भी आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में तो हमेशा वही रूल फॉलो किया जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हु एंड ऑब्जेक्ट की जगह हुम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ही इज माई फ्रेंड, और यहाँ पर हु को अमिट कर दिया गया है, लीव कर दिया गया है, एंड यू वांटेड टू मीट इस तरह से लिखा गया है। Then next one is नेक्स्ट इसका, अब इसके बाद इसका नोट, इन ऑल दीज सेंटेंसेज हु हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ होम, इन सभी सेंटेंसेस में हु का जो प्रयोग किया गया था वो होम की जगह पर किया गया था प्रयोग, जो अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े। इन सच सेंटेंसेस हु और हुम आर बोथ करेक्ट, इन इस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस में हु और हुम दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये टेस्ट की दृष्टि से करेक्ट नहीं है। टेस्ट की दृष्टि से हु की जगह पर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हु और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हुम ही मान्य होता है। रूल नंबर 35, इंडिपेंडेंट पॉजेसिव्स, कुछ इंडिपेंडेंट पॉजेसिव्स होते हैं, देखिए इनके पास पहुंच करके ही बात करते हैं
ये पजेसिव जैसे माई का माइन, आवर का आज, योर्स, देयर्स, हिज, ये पजेसिव्स होते हैं, इनको हम पजेसिव केस कहते हैं। जैसे माई होता है, आवर होता है, योर होता है, देयर होता है, ये हिज है, ये दोनों तरह का होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है और एट्रीब्यूटिव भी होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये जैसे माई है, माई हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है, आवर नाउन से पहले लिखा जाता है, योर बुक, जैसे माई बुक यानी नाउन से पहले माई आया, आवर बुक यानी बुक से पहले आवर आया, योर बुक यानी बुक से पहले यानी नाउन से पहले योर आया, देयर बुक यानी बुक से पहले देयर आया, इसी तरह से हिज बुक यानी बुक से पहले हिज आया। तो एक तो ये इस तरह के होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, लेकिन दूसरे ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट ये होते हैं जब प्रेडिकेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। प्रेडिकेटिव फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये जो है वर्ब के बाद आते और इनके बाद कोई नाउन नहीं आता, इसलिए हम इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। नो नाउन इज यूज्ड आफ्टर देम, यानी इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। द सेंस ऑफ नाउन कम्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और जो सेंस है नाउन का, जो सेंस है वो कॉन्टेक्स्ट से ही आता है। जैसे दिस बुक इज माइन यानी यह किताब मेरी है, ठीक है, या दिस बुक इज योर्स या यह किताब तुम्हारी है। दीज काउज राज या फिर दीज काउज देयर्स, हमारी है या उनके, इनमें से कुछ भी हम मान सकते हैं। तो ये इनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, यानी कि ये इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है, ठीक। तो इनको हमेशा इसी तरह से यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज में ये वर्ब के बाद आते हैं। देखिए इज है, वर्ब है, और उसके बाद फिर माइन है या योर्स है या देयर्स है या आज है या हिज है, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। अगर हम कहेंगे माई बुक, हम कहेंगे दिस इज माई बुक, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और तब हम इसको डिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। हालांकि उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है और पजेसिव नाउन कहा जाता है, और उसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है कुछ केसेस में। तो इसलिए वहां पर वह माई होता है, माई बुक, माई काउज, योर काउज, देयर काउज, आवर काउज, इस तरह से भी होता है, तभी एट्रीब्यूटिव। और इनको एडजेक्टिव भी कहा जाता है, लेकिन इस समय इनको एडजेक्टिव नहीं कहा जाता है। माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, इनको इस समय एडजेक्टिव नहीं कहा जाता है। तो मतलब यह है कि ये इज, आर, वॉज, वर, इसी तरह से जैसे अभी ये आए हैं, जैसे इज के बाद हिज आया है, इसके बाद माइन आया, इसके बाद योर्स आया है, तो इसी तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। दिस इज ओनली द थिंग। और इनका मतलब दिस बुक इज माइन यानी यह किताब मेरी है, दिस बुक इज योर्स यानी यह किताब तुम्हारी है, दीज काउज राज यानी यह गाय हमारी हैं, दीज काउज देयर्स यानी ये गाय उनकी है, दिस हाउस इज हिज यानी यह घर उसका है। यही इनका हिंदी का अर्थ होता है। रूल 36 वन, वंस और वन सेल्फ। तो वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आपने कोई इट इज यूज्ड इन इट्स ओन फॉर्म इन ऑल थ्री केसेस, ये सभी थ्री केसेस में, थ्री केसेस मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव, या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट और पजेसिव ऐसे कहेंगे, और रिफ्लेक्सिव। तो इन तीनों केसेस में ये अपनी ही फॉर्म में यूज होता है। इन नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस इट इज यूज्ड एज वन, मतलब नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट की जगह, एंड ऑब्जेक्टिव यानी वर्ब के बाद के केसेस में इट इज यूज्ड एज वन, ये वन के रूप में यूज किया जाता है। यानी सब्जेक्ट की जगह भी इसको वन लिख करके यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह भी इसको वन लिख करके ही यूज किया जाता है। इन पजेसिव केस इट इज वंस, ये पजेसिव केस में इसको वंस कहा जाता है। एंड इन रिफ्लेक्सिव फॉर्म इट इज वन सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में इसको वन सेल्फ कहा जाता है। इट इज रॉन्ग टू यूज पर्सनल प्रोनाउन विद इट, इसके साथ कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करना गलत होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इनका प्रयोग इसके साथ नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वन शुड माइंड वंस, यहाँ हिज नहीं आना चाहिए, वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, यानी किसी व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, या एक व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, या किसी व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस या वन शुड माइंड हिज बिजनेस नहीं कहेंगे। इसी तरह से किसी व्यक्ति को
वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, हर मौका अपने आप खुद ही ढूंढना चाहिए, तलाशना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। तो वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस इज वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्ड, मतलब एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह हार्ड वर्क न करे। वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्ड, यानी यहाँ पे वन कैन नॉट सक्सीड में तो वन सब्जेक्ट है, सक्सीड अनलेस वन वर्क्स, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, अनलेस वन वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर ये ही नहीं कहेंगे बल्कि अनलेस वन वर्क्स हार्ड ही कहेंगे यहाँ भी, क्योंकि वन की फॉर्म में वन को ही रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे प्रोनाउन हमको चाहिए। तो वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्ड, इस तरह से यहाँ भी कहेंगे इसको। 37th इज, तो यहाँ वन जो कहते हैं, वन का मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति, यही इसकी हिंदी होती है, और एक व्यक्ति को ऐसे भी हम कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रूल 37, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिसमें हम हिंदी में कहते हैं खुद। वैसे तो रिफ्लेक्स का मतलब जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन अधिकांशतः जैसे हम कहते हैं किसी से तुम खुद कर लो, तुम खुद पढ़ लो, तुम खुद चले जाओ, तुम खुद समझ लो, तुम खुद देख लो, तुम खुद खा लो, तुम खुद बता दो, तुम खुद चेक कर लो। तो जो खुद 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 शब्द हम यूज करते हैं, ये खुद ही वास्तव में रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सेल्फ, यानी अगर हम सेल्फ लगा देते, सेल्फ और सेल्व्स, तो वो क्या बन जाते, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते। दे आर हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, themselves, myself, ourselves, itself, ये सेल्फ लगा करके, यानी पर्सनल प्रोनाउंस में अगर हम ये सेल्फ या सेल्व्स लगा देते हैं, प्लुरल के लिए सेल्व्स लगाते हैं और सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाते हैं। तो अगर ये सेल्फ और सेल्व्स लगा देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। नंबर 1, दे कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। अब इनका इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ही विल गो, तो हम ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। दी रिलेटेड नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड विद देम, इनके साथ इनका रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन, यानी जिससे संबंधित है वह इससे जो नाउन संबंधित है, या तो वह नाउन या जिस प्रोनाउन से यह संबंधित है वह प्रोनाउन इनके साथ जरूर यूज होता है। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ किससे कनेक्टेड है, आई से कनेक्टेड है, तो इसलिए आई कैन डू इट माई सेल्फ। इस तरह से ये यहाँ पर हो जाता है, यानी आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद कर सकता हूँ, ये बात कहने के लिए यहाँ पर इस तरह से आई कैन डू इट माई सेल्फ, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ आई से कनेक्टेड है और आई से ही कनेक्टेड माई सेल्फ होता है, तो जब आई यूज हो रहा है तो इसमें माई सेल्फ यूज हो जाएगा। अगर आई नहीं होता, ही होता, शी होता, तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आ सकता था। आई कैन डू इट माई सेल्फ, यानी इसको मैं खुद कर सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई माई सेल्फ कैन डू इट, यानी मैं खुद इस काम को कर सकता हूँ या इसको कर सकता हूँ। इट इज रॉन्ग टू यूज इट दस, माई सेल्फ कैन, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। दे कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, इनको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम कहें माई सेल्फ कैन डू इट, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे कई बार कहते हैं माई सेल्फ राम कुमार, माई सेल्फ राम किशोर प्रकाश सिंह, तो ये क्या है, इस तरह की चीजें कहना गलत होता है। आई एम राम कुमार ऐसे कहना चाहिए, आई एम राम कुमार, राम प्रवेश, रामकेश, इस तरह से कहना चाहिए। ही हिमसेल्फ केम टू दी ऑफिस, तो यहाँ वह खुद ऑफिस आया, ऐसा इसका मीनिंग होगा, यानी ही के साथ हिमसेल्फ आया, यू के साथ योरसेल्फ आया। तो यहाँ पर के संबंधित नाउन या प्रोनाउन के साथ ही संबंधित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, यह यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यानी आई के साथ माई सेल्फ, और इनकी सबकी हिंदी होती है खुद। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यू कैन सी इट योर सेल्फ, यानी तुम खुद ही देख सकते हो। वी डिस्कवर्ड द फैक्ट्स आवर सेल्व्स, हमने खुद ये फैक्ट्स डिस्कवर्ड किए। वी डिस्कवर्ड द फैक्ट्स आवर सेल्व्स, यानी हमने खुद ही फैक्ट्स को डिस्कवर किया। They themselves were there on the scene, यानी वे सीन पर, यानी दृश्य पर, यानी मौके पर वे खुद ही थे।
यानी कोई नकार नहीं सकता उनके होने को। तो इन दिस वे इनको मतलब संबंधित नाउन या प्रोनाउन के साथ में या उससे थोड़ा सा दूर हट करके भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अपने संबंधित नाउन या प्रोनाउन के साथ ही हम यूज करेंगे। अगर कहेंगे कि नाउन के साथ कैसे, जैसे दे के साथ देमसेल्व्स आ रहा है, इसी तरह से राकेश हिमसेल्फ, रीना हरसेल्फ, मनोज हिमसेल्फ, इस तरह से हम यूज करेंगे। फिर नो मशीन कैन मूव बाई इटसेल्फ, या मशीन के साथ, जैसे मैंने अभी रवि रीना के साथ कहा, उसी तरह से मशीन चूंकि ये न्यूटर जेंडर है तो इसलिए यहाँ इटसेल्फ इसके साथ आ गया, यानी कोई मशीन खुद नहीं अपने साथ अपने आप चल सकती है, मूव कर सकती है, इसका मीनिंग है। सेकंड पॉइंट इज there are some transitive verbs which can take some reflexive pronoun for their object if there is no other object to complete them। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि जिनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जो वर्ब्स अधिकांशतः ऑब्जेक्ट के बिना जो प्रयोग नहीं की जा सकती, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो देर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स विच कैन टेक सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी अपने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर देयर ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दम, यानी उनके सेंस को या उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अगर सेंटेंस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती हैं। These verbs are avail, absent, revenge और enjoy। वैसे यूजुअली ये कहा जाता है कि इनके साथ तो लगभग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। जैसे आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को अवेल करवाया या किया। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हिम, मैंने खुद, मतलब यहां भी है मैंने खुद मतलब अपॉर्चुनिटी को मैंने यूज किया, ऐसे कहेंगे। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हिम, यानी उस पर मैंने खुद ही बदला लिया। ही absented हिमसेल्फ, हुआ खुद ही absent हो गया फ्रॉम द क्लास। और यू मस्ट हैव एंजॉयड योरसेल्फ, तुमने खुद को अपने आप को एंजॉय किया ड्यूरिंग द वेकेशन, का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर ये तो वर्ब्स ऐसी हैं कि इनको जब आप इस तरह से यूज करते तो इनके साथ आता ही आता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन कम के बजाय ऐसा समझिए आप कि ये तो रूल है, ये जो वर्ब्स है अवेल, अब्सेंट, रिवेंज और एंजॉय, इनके साथ तो यह आएगा ही आएगा। अगर इस तरह से आप वर्ब्स को यूज करेंगे तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये आएंगे ही आएंगे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 38 पॉइंट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है? 38 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दीज, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है। दी फॉलोइंग आर दी रूल्स ऑफ देयर यूज, इनका प्रयोग करने के ये निम्नलिखित नियम है। नंबर 1, व्हाट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग्स, यानी निर्जीव चीजों के लिए व्हाट का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे व्हाट इज दैट, व्हाट वाज देयर, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड अपीयर्ड देयर। तो यहाँ व्हाट का जो मीनिंग होता है वह क्या होता है? व्हाट इज दैट, व्हाट वाज देयर, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड अपीयर्ड देयर। तो यहाँ इसका व्हाट का मतलब क्या होता है? और ये इनएनिमेट चीजों के लिए होता है। इनएनिमेट थिंग्स मतलब लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है। Number 2, what is used for persons also when the question is about their position or profession। यदि किसी व्यक्ति के पोजीशन और प्रोफेशन के बारे में प्रश्न हो तो यह पर्सन्स के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर का मतलब है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ योर फादर, डिस्क्राइब द नेम ऑफ योर फादर्स पोजीशन और डिस्क्राइब द नेम ऑफ योर फादर्स प्रोफेशन। यानी आपके पिताजी क्या हैं, क्या है मतलब उनका प्रोफेशन क्या है, फिर उनकी समाज में या जो भी काम करते हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ऐसे कह सकते हैं। व्हाट इज योर फादर मीन्स व्हाट इज द पोस्ट और प्रोफेशन ऑफ योर फादर, इस तरह से। व्हाट इज ही मीन्स व्हाट इज द पोस्ट और प्रोफेशन ऑफ हिम,
इसी तरह से व्हाट आर यू, तो व्हाट आर यू मीन्स व्हाट इज योर पोजीशन, यही इसका भी मीनिंग होगा। तो व्हाट वैसे तो इनएनिमेट थिंग्स के लिए यानी निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इसका अर्थ किसी के प्रोफेशन या फिर पोजीशन के लिए हो तो यह पर्सन्स के साथ भी यूज हो जाता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट इज हु, हुज, हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। हु, हुज, हुम पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस के लिए यूज किए जाते हैं। जहां हु इज यूज्ड इन द नॉमिनेटिव केस, जहां हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है या नॉमिनेटिव केस, यानी ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में अगर यानी सब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब से पहले अगर प्रयोग होना है तो नॉमिनेटिव केस में होगा, और नॉमिनेटिव केस में होगा तो वहां पर हु का प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी वर्ब के बाद होना है तो हुम का प्रयोग होगा, एंड पॉजेसिव केस में होना है तो फिर हुज की जगह पर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर का सब्जेक्ट के रूप में होना है तो हु आर यू, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है। हु कम्स देयर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, कम्स का सब्जेक्ट है। हुज बुक इज दिस, तो बुक के ये पॉजेसिव केस के रूप में, या बुक किसकी है तो ये पॉजेसिव केस में है। whom do you want to meet, तो यहाँ मीट के ऑब्जेक्ट के रूप में है और इसलिए यहाँ whom आया है, सब्जेक्ट इसमें you है। since whom is a little convenient to use, who has come to be used in place of whom, तो since whom is little inconvenient to use, थोड़ा सा whom थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, इसलिए अब who भी whom की जगह पर यूज किया जाने लगा है। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि किसी भी टेस्ट में कॉम्पेटिटिव एग्जाम में किसी में ये इस चीज को महत्व नहीं दिया जाता है। कॉम्पेटिटिव एग्जाम्स में होम की जगह होम और हु की जगह हु ही देखा जाता है। हु हैव यू इनवाइटेड और हु डू यू वांट टू मीट, हालांकि सब होम यहाँ पर यूज होना चाहिए। होम हैव यू इनवाइटेड ही होना चाहिए। होम डू यू वांट टू मीट, होम आर यू स्पीकिंग टू, होम डिड यू फाइंड देयर। यहाँ पर देखिए सब में जो सब्जेक्ट है वो यू है, सब में सब्जेक्ट, और ये सभी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की बजाय नॉमिनेटिव फॉर्म का जो हु है इसको ही लिख करके यहाँ पर यूज कर दिया गया है। एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट है इसमें 38 फॉर्मूला है, 38 रूल है, 38 के बाद अच्छा चलो ठीक है, तो 38 ये मुझे तो लगा था कि 39 रूल्स हैं उसमें, तो मैंने शायद 39 बोला था शुरू में। चलिए तो हमारा 5th पॉइंट है इसमें, फिफ्थ पॉइंट है हमारा विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स इन रिस्ट्रिक्टेड चॉइस। ये भी विच का प्रयोग हम रिस्ट्रिक्टेड चॉइस में कर चुके हैं, ये पहले आ चुका है। विच इज योर फादर, विच पेन इज योर्स, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यानी 2 3 4 5 चीजें दिखाई जाती है और उनमें से कोई एक चॉइस पूछी जाती है कि इनमें से आपका कौन सा है या आपका संबंध किससे है। Next point is sometimes it becomes essential to use some preposition with which or what। कभी कभी which और what के साथ कुछ preposition का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। In such a situation the preposition is placed at the end of the sentence। जब what और which के साथ कोई preposition लगाना हो तो यह सही होता है इस स्थिति में कि preposition को सेंटेंस के लास्ट में लिखा या लगाया जाए, नॉट एट द बिगिनिंग। या सही नहीं है कि वो शुरू में या बिगिनिंग में लगाया जाए, तो सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, ऐसे कहना चाहिए व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ। विच हाउस डू यू लिव इन, इस तरह से कहना चाहिए। व्हाट प्लेस आर यू गोइंग टू, ऐसे कहना चाहिए। या फिर विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, या फिर ऐसे कहना चाहिए। तो इस तरह से इसके साथ ही प्रोनाउन से संबंधित प्रोनाउन का चैप्टर आज इसके साथ ही फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू दिस एंड वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम आगे इसके बाद एडजेक्टिव, बहुत जल्दी एडजेक्टिव का
आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।